अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स का नाइन्थ का जो तीसरा चैप्टर डायनामिक्स के बारे में है। फिजिक्स के फर्स्ट लॉ तक हमने इसको पढ़ लिया था। आज हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको हम पढ़ते हैं। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये नेट फोर्स के मुतालिक है। नेट फोर्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं ये क्या होती है। नेट फोर्स बेसिकली होती है रिजल्टेंट फोर्स। इट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी जिस्म के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है उसको नेट फोर्स कहते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले होगी जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो इसकी स्टेटमेंट लिखना होगी। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशंस, अगर इक्वेशंस है तो उसको ड्राइव करेंगे और एग्जांपल्स है तो वो पुट करेंगे। तो इस तरतीब के साथ आपने इसको लिखना है। तो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, then that acceleration will be directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of that object। यानी कि जब भी किसी जिस्म के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है और वो एक्सेलरेशन उस नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस जिस्म के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट है, ये आपने सबसे पहले लिखना है। अब हम इसकी जो मसावत है, इक्वेशन है, उसको ड्राइव करते हैं। जो मैंने कहा वो लिखते हैं। जो नेट फोर्स है और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो है जी A दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन है हमारे पास। सेकंड, वही एक्सेलरेशन जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। अब मैथमेटिकली हम दोनों इनको कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा A प्रोपोर्शनल टू F ओवर M। अगर हम दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं तो अब ये हमारे पास बन जाता है। अगर हम इसको यूं लिखते हैं, देखिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम खत्म करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वल का साइन लगाते होते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी खत्म कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा F इज इक्वल टू के एम ए। के की वैल्यू आप एक कांस्टेंट है 1 है अगर, तो ये आपके पास बनेगा F इज इक्वल टू एम ए। ये जो F इज इक्वल टू एम में बना है ये आपके पास सेकंड न्यूटन के सेकंड लॉ जो मोशन है उसकी आपके पास ये इक्वेशन है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट बताऊं कि यूनिट भी ड्रा करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट होती है प्रॉपर, और वो यूनिट न्यूटन है। तो आप फार्मूलेस में इनकी यूनिट पुट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा न्यूटन दैट इज इक्वल टू 1 लगा दो, दैट इज इक्वल टू मास, इसका यूनिट है केजी, और एक्सेलरेशन इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसको याद रखिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपके एमसीक्यूज में आएगा, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद अब 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी आपसे डिमांड की जा सकती है कि 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करेंगे। अब अ फोर्स विल बी 1 न्यूटन, अ फोर्स विल बी 1 न्यूटन if it applied on object and acceleration of 1 meter square is produced in the body which have a mass of 1 kg। 1 kg mass और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा तो वो जो फोर्स की अमाउंट होगी वो 1 न्यूटन कहलाएगी। इट्स ओके। इसके बाद हमारे पास दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बहुत दफा डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। पहला जो फर्क है इनकी डेफिनेशन से मुताल्लिक है। तो मास, व्हाट इज द मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मादे की मिकदार है वो आपके पास मास कहलाती है। अब आपके पास जो वेट है, वेट को आप डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स इक्वल टू दैट फोर्स बाय व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। ये वो फोर्स है और उस फोर्स के बराबर है जिनको जमीन और जिन अजसाम को अपने मरकज की तरफ खींचती है। तो ये पहले आपने इसको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड आपने करना है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या आपके पास, ये वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट के अंदर आपके पास ये है, जो मास होता है वो आपके पास सेम रहता है, हर जगह सेम होता है, ये मास रिमेन्स सेम। और जो वेट होता है ये नॉट सेम, ये चेंज होता है, चेंजेबल लिख सकते हैं आप इसको, ये चेंज होता रहता है।
उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट में अब ये लिख सकते हैं, जो मैथ होता है इसकी फार्मूले, इसका पहले फार्मूला लिख दीजिए, होता है W इज इक्वल टू mg, और इधर से ही इसका फार्मूला बनेगा m इज इक्वल टू W और g। इट्स ओके। इसके बाद आप इसकी फिफ्थ पॉइंट में लिख देंगे कि मैथ उसका यूनिट होता है केजी एसआई यूनिट, और इसका वेट का यूनिट होता है आपके पास न्यूटन। कैपिटल एन लिखते हैं या न्यूटन स्मॉल एन से स्टार्ट करके लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट में लिखना है और लाइन लगानी है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने लिखना है यहाँ पे। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आप एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि किसी के ऊपर किसी जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एक्शन होता है और एज अ रिजल्ट आपको रिएक्शन मिलता है। इसकी प्रॉपर पहले डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है एग्जांपल के साथ। इसमें एग्जांपल क्या पुट कर सकते हैं? देखिए आपके पास आप एग्जांपल पुट कर सकते हैं, आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और उसका वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है और वेट इज आल्सो अ फोर्स, और जिस टेबल पे पड़ी है उस टेबल का एक रिएक्शन जनरेट होगा। रिएक्शन इज आल्सो फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल but in opposite directions, equal in magnitude but opposite in direction. So this is the proper statement regarding the Newton's third law of motion. तो यहाँ तक आपका ये जो टॉपिक है वो मुकम्मल होता है। इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए।